तो 68 से आज तक जिन लोगों से मेरा ताल्लुक रहा है उनमें कैफी साहब थे, शौकत आपा थी, इस्मत आपा थी, सुल्ताना जाफरी थी, आइनी आपा यहाँ थी, जाफरी साहब थे, अबरार अलवी थे, मजरू साहब। इन लोगों ने और कुछ मुझे दिया हो या न दिया हो, एक चीज दी है, और वो ये दी है कि अगर आप अपने पेडेस्टल से नीचे उतर के लोगों को देखेंगे तो वो आपको सही कदर कामत में दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी। मुझे एक बात ये भी लगती है, जैसे तरक्की पसंद तहरीक की आप बात कर रहे थे, तरक्की पसंद तहरीक अदब की तारीख में अपना तारीखी रोल अदा करके तो गुजर चुकी, लेकिन आपके अफसानों में जो है अब भी एक जो है वो तरक्की पसंद वाला बागी जो है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आपकी तहरीर में, जो किसी नजरिए से या किसी एक लेफ्ट साइड से के खूंटे से बंधा हुआ ना ही होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक जो इंसान दोस्ती है या रोशन ख्याली है, उसकी कहीं ना कहीं आपके अफसानों में जो है उसकी जगमगाहट और उसकी रोशनी दिखाई देती है। देखो असलम, तरक्की पसंदी कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है, वो कोई तालाब नहीं है कि जिसमें कोई लहर कभी कभी आ जाती है और वो अपनी जगह से हिलता नहीं। तो एक नदी है यार, एक बढ़ती हुई चीज है। तरक्की का नाम ही प्रोग्रेस, मतलब जो बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, तो हम बदलते जा रहे हैं। मैं जो तरक्की पसंदी के बाद जो तहरीकें आई, मैं उन्हें कभी बुरा नहीं कहता। इसलिए बुरा नहीं कहता कि चाहे वो रिएक्शन के तौर पर आई हो या एक्सटेंशन के तौर पर आई हो, लेकिन आई तो है। और अगर तरक्की पसंद तहरीक नहीं होती तो क्या ये तहरीकें होती? बेशक नहीं होती। तो आप, वो एक ट्रिगर है जो कहीं आपको देता है। मैं आज भी इतनी सारी तहरीकों के बावजूद, इतने सारे अलग अलग जो जहन बनाए जा रहे हैं और बन रहे हैं लोगों के, और इतनी गंदी सियासत के बावजूद, मैं समझता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, वो माहौल वापस बनना चाहिए। इसलिए कि वो रवादारी का माहौल था, वो खुले दिल का माहौल था, वो इंसान दोस्ती का माहौल था। उसमें इंसान के दुख दर्द को ईमानदारी से समझने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ आज सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि आप इंसान के दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी इतने दिन से किसान जो है वो साल भर से बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि आप सिर्फ इसलिए कि आप उसे समझने के लिए तैयार नहीं हो, मसला अपनी जगह का। तो ये चीज जो है, ये जब तक हम इससे नहीं हटेंगे, और यही चीज मुझे बार बार तरक्की पसंदी की जो तहरीक का जो बीज था, जो जड़ थी, उसकी तरफ वापस लेकर आती। एंड मुझे कोई शर्म ये कहते हुए नहीं आती कि मैं आज भी अपने अंदर एक मार्क्सिस्ट देखता हूँ। आई एम ए मार्क्सिस्ट। मैं बिलीव करता हूँ समाजी बराबरी में। वो भले हिंदुस्तान में उसकी शक्ल बदल गई हो या दुनिया में और उसकी शक्लें बदल गई हो, या अगर कोई कहे मुझसे कि साहब ये तजुर्बा नाकाम हो गया, मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तजुर्बे नाकाम अगर हो जाए तो उसको छोड़ा तजुर्बा फिर किया जाए। ठीक है, सही बात। जावेद साहब, आपके अफसानों पे एक सवाल ये उठता है, कुछ लोगों ने तबसरे किए हैं, कुछ लोगों ने अपनी राय दी है कि ये आज के अफसाने नहीं लगते, या हमारे बम्बई में रह के आप जो लिख रहे हैं वो रामपुर के जरा जिक्र करें। जैसे आपने खाके लिखे तो ठीक है, खाको तो बात समझ में आती नहीं, जब आप अफसाने लिख रहे हैं तो भी आप रामपुर से बाहर नहीं निकल रहे। एक अफसाना आपका दिलबर जानी जो है, शायद मैं समझता हूँ फिल्मों पे है, बम्बई की इज्जत फिल्म इंडस्ट्री में है। बाकी ऐसा कोई अफसाना जो असली तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा है, ऐसा लोगों ने एक सवाल उठाया है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या है? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा। आपने मेरी किताब पढ़ी है, छोटे बाबू बड़े बाबू के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, वो भी छोटा बाबू बड़ा बाबू एक बहुत बड़ा आज का है, मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किस तरीके से बच्चों को बरगलाया जाता है और उन्हें, मासूम बच्चों को क्या से क्या बना दिया जाता है। वो क्या हमारे आज के समाज की प्रॉब्लम नहीं है? क्या रोने वाला कुत्ता जो है वो आज के हमारे समाज की प्रॉब्लम नहीं है? तो ये दिलबर जानी को आप जाने दिए, या ये कि
और मेरी इस किस्म की कहानियाँ जिसमें मैंने इशारे किए, जैसे मिसाल के तौर पर वो कहानी गुड़म्बा में है, गुड़म्बा में आज की लड़की की कहानी है। इसके अलावा आपका ये जो है माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से क्या आज का मसला नहीं है कि हम किस तरीके से अपने यहाँ की जो हमारा जो समाज है वो किस तरीके से कहाँ को जा रहा है। हम आज भी इतने तरक्की याफ्ता होने के बाद और तरक्की के दावे करने के बाद भी अपनी औरतों को कहाँ देखते हैं, क्या करते हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं कि सर 50% का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 30% का होना चाहिए, क्या वो है? तो एक देखिए, मैं अगर चाहूँ भी तो मैं डुगडुगी नहीं बजा सकता या मैं ढोल नहीं पीट सकता। मेरा अपना एक लहजा है, मैं उसमें वो करता हूँ। उसमें बाकी सारी चीज़ें भी खुद ब खुद आती हैं, कुछ लेकर आता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा टाइम लगता है किसी भी कहानी में से हमेशा मेरे जहन में पूरी आती है, कहानी कभी अधूरी नहीं आती। लेकिन मैं कहानी ओपन कहाँ से करूँगा इसको सोचने के लिए मुझे महीनों लगता है। और ये बात देखिए, आपका हर कहानी का जो इब्तदाइया है, जो शुरुआत है ना, वो बिल्कुल हर कहानी का आगाज जो है वो अलग तरीके से है। कहीं माहौल से है कि भाई बिल्डिंग गिर रही है, वहां से कहानी शुरू की है। कहीं सिर्फ एक डायलॉग से है कि भाई अच्छा इसने कामरेड ने शादी कर ली, तो ये इस बात को इस पॉइंट से उठाया। तो हर बार जो है कहानी जो है 14 के 14 कहानी जो है वो 14 तरीके से शुरू होती है। सही है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अच्छा, बारीकी से पढ़ लिया लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मैं अपने जो नए लिखने वाले हैं, जब कभी मैं कोई वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ और बात करता हूँ, चाहे ड्रामा लिखने वाले हूँ, पहली 4 सतरें या 5 सतरें आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचे। अगर वो नहीं खींचती, पहली चीज जो आपको मुतवज्जो करती है वो है आपका उन्वान। अगर उन्वान ऐसा घिसा पिटा पुराना लचर सा हो तो आप पेज पलट देंगे। अगर वो आपको चौंका रहा है तो आप रुकेंगे, पहली 4-5 सतरें पढ़ेंगे। अगर उसमें पहली 5-4 सत्रों में आपको लगा कि यार ये बंदा तो कुछ बात कहने के लिए जा रहा है, तो आप पूरी कहानी पढ़ रहा नहीं, और हो सकता है कि एक सांस में पढ़ रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, दूसरी एक चीज़ मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे हम फिल्म क्लाइमैक्स पर जाकर खत्म करते हैं, एक अच्छा गाना हमेशा एक सम पे जाकर खत्म होता है, वैसे कहानी भी एक सम पे जाकर खत्म होती है। वो अपना थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आपको वो अपने जादू में गिरफ्तार रखे, आपको सोचने पे मजबूर करे थोड़ी देर के लिए सही, उसका इम्पैक्ट कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा और पढ़ने को अच्छा ठीक है बात समझ में आ गई है, नहीं थोड़ा सा सोचने मजबूर कर दे आपको। हाँ, मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, बिटवीन द लाइंस, कि मैं बिटवीन द लाइंस कुछ कहने की कोशिश करूँ। लेकिन वो बिटवीन द लाइंस में लाउड नहीं, इसलिए कि अफसाने की अपनी भी तो एक तो प्रॉब्लम होती है ना कि भाई आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, तो उसमें जो हम लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान आपको करना चाहिए। सबसे बड़ा सलीका जो कहानीकार के पास होना चाहिए वो ये है कि उसे कहानी कहने का शौक होना चाहिए। तो मुझे जावेद अख्तर उस दिन मेरे बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत उम्दा बात कही कि देखिए, एक ही लतीफ़ा होता है, लेकिन एक आदमी जब वो लतीफ़ा सुनाता है तो लोग हंसते हंसते कुर्सी से गिर जाते हैं, और दूसरा आदमी वही लतीफ़ा सुनाता है तो लतीफ़े का मलीदा बना देता है। तो ये हकीकत है। अगर आप में जो बात आप कह रहे हैं वो कहने का आपको सलीका नहीं है, मैं लफ्ज़ शऊर इस्तेमाल नहीं कर रहा, सही, आप सलीका नहीं है अगर आपको, तो मत कीजिए। हमारे इस महफिल में हमारे एक सामीन भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग दोस्त जनाब अब्दुल गनी साहब। अब्दुल गनी साहब ने बाक़ा मेहदी पे बहुत काम किया है और हाल ही में उन्होंने पूरी किताब जावेद साहब की भी पढ़ रखी है।
इसलिए वो भी हमसे सवाल करना चाहते हैं। मेरे जहन में बहुत देर से एक सवाल पैदा हो रहा था, लेकिन मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंच रहा था कि करूँ वो किस हद तक जायज़ रहेगा या उसे निगलेक्ट समझना चाहिए। लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि मुझे पूछना ही है। और मैंने जब आपकी किताब कहानियों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने कोशिश की कि एक ही वक्त में, एक ही नशिश में या एक ही दिन में सारी कहानियाँ पढ़ लूँ, ताकि मैं अपनी कोई एक राय कलेक्टिवली जो मजमूई तौर पर बना सकूँ इन कहानियों पर। तो एक बात मुझे आखिर में जाके घड़ गई कि इन्होंने अक्सर कहानियों में जो मरकज़ी किरदार है वो जनानी क्यों है। हाँ, तो अच्छा सवाल है। जैसे नफीसा भी ले लो, रशीदा भी ले लो, रुखसार ले लो, खाली बड़ा बाबू और छोटा बाबू को छोड़ के नूरजहां ले लो, किरण ले लो, और गोलंबा की भी जी, तो अमीना, ये अमीना जुता वाला। अमीना और गुलजार, और मेरे ख्याल से मोगरा की जो वो अभी मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये मैं जानना चाहता था कि इसकी कोई पर्सनल, कोई ज़ाती कोई वजह है या कोई ऐसी चीज़ है जो जवानी में आपको लग गई थी और वो चीज़ को आपने अब एक्सपांड किया है मुख्तलिफ अशकाल में। आप बहुत शुक्रिया गनी भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और हो सकता है कि इसकी एक वजह ये हो कि मैं औरतों में ज़्यादा पॉपुलर होना चाहता हूँ। अच्छा है। और अगर ये बात नहीं है तो जो असली बात है वो ये है कि मेरे लिए किरदार किरदार है। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा कि उसकी जिन्स क्या है, मतलब वो मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, वो औरत है कि मर्द है, बच्चा है या बूढ़ा है, उसकी उम्र या उसकी तानीस और तस्कीर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ है कि मेरी ज़्यादातर कहानियों में औरत है तो ये महज इत्तेफाक है, लेकिन ये कि उस औरत में जिसकी कहानी मैं कह रहा हूँ, वो जो किरदार जो मैंने आपको दिखाया है, उस किरदार में कोई एक चीज़ ज़रूर ऐसी होगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वरना मैं कभी उसको नहीं लाता। अब उसके लिए आप मेरी कोई भी कहानी उठा लीजिए, मिसाल के तौर पर आप पहली कहानी चाहने वाले ले लीजिए, उसमें वो औरत है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे आदमी के साथ गुजार दी जो उसके लायक नहीं था, लेकिन क्या रीज़न था, वो एक चीज़ है। आप माटी का कुम्हार से की औरत को ले लीजिए, उसका वो क्या कैरेक्टर है कि वो सेक्रीफाइस किए चली जा रही है, और मेरी कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। मेरी कहानी ख़त्म होती है उस दूसरी औरत के ऊपर जो इस सारी बातों को सुन के अपना सूटकेस उठा के बाहर निकल जाती है कि यू ब्लडी बास्टर्ड, यू आर नॉट वर्थ लिविंग विथ। वो कहानी है। हाँ, तो मैं उस किरदार को दिखा रहा हूँ आपको, उस किरदार के अंदर जो एक उसका जो अपना जो एक अहंकार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अगर आप निकल के आ रहा है मेरी कहानियों में तो वो बेशक। अभी जैसे हल्लो दीवानी है, अब हल्लो दीवानी क्या कैरेक्टर है, एक पागल औरत जो एक बच्चे को मार चुकी है और जिसे ये मालूम है कि उसके पास अगर दूसरा बच्चा रहा तो वो मर जाएगा, और वो जाके एक औरत को दे देती है जिसको पहले उसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था देने से। क्यों दे देती है? मैं जानना चाहता था कि उस पागल औरत के अंदर जो माँ है वो जिंदा है कि नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक माँ की जो तड़प है, जो तकलीफ है, उसको जानने के लिए मुझे औरत ही क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात नहीं कह सकता। हाँ, असल में रिश्तों की जितनी सारी कहानियां हैं उसके लिए ये बात होती है, क्योंकि आपकी सारी कहानियां रिश्तों की कहानियां हैं। तो अगर वो समाज के ऊपर तंज भी है तो भी बाप बेटे का, जैसे बड़ा बाबू छोटा बाबू में एक बाप बेटे की कहानी है, लेकिन उसके पीछे का जो इशू है वो मतलब फिरका परस्ती और
वो है। तो रिश्तों की कहानी में तो वहाँ अक्सर कहानियों में जो है औरत आएगी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। औरत हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, यानी जैसे समाज, सारा समाज आपके सामने है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं समाज से एज ए सहाफ़ी, एज ए डायलॉग राइटर, मुकालमा निगार, ड्रामा निगार, तो समाज है आपके सामने, तो उसमें आप इंटरेक्ट करते हैं दोनों से, लेकिन जो किरदार आपको मुतासिर करते हैं वो औरत के हैं। तो उसका क्या कारण है? क्या आपके अंदर की फीमेल आइडेंटिफाई करती है अपने आप को उस फीमेल से, या औरतें हैं दिलचस्प, या औरतें हैं करेजियस, या औरतें ने इतना बर्दाश्त किया, इतना सहा कि उन पर जो बीती है वो स्ट्राइक करता है आपको, मर्दों से ज्यादा मर्दों पर भी बीती है। देखिए क्या है वंदिता बहन, हिस्ट्री आपके सामने पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए कि किस दौर में औरत के साथ इंसाफ हुआ? हाँ, तो सही है। और नहीं हुआ किसी भी दौर में, मतलब किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में, किसी भी मजहब कहीं औरत के साथ इंसाफ नहीं किया। उसे हमेशा कमोडिटी के तौर पर यूज किया गया। लूट भी लाई जाती थी तो उसमें औरतें लाई जाती थी, उन्हें कनीजों की तरफ बांटा जाता था। क्या उनकी फीलिंग्स नहीं होती थी? तो अगर मैं आज की औरत के साथ हमदर्दी कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं उस औरत को औरत समझ के नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक जिंदा, सोचने वाला, फील करने वाला किरदार समझ के कर रहा हूँ। उसके जज्बे हैं भाई, आप उनकी इज्जत क्यों नहीं करते? आप उसकी कदर क्यों नहीं करते? अगर वो औरत है तो इसलिए है कि वो आप उसे घर में बंद कर दें, वो बच्चे पैदा करें और रोटी पकाए आपके लिए और आपका एंटरटेनमेंट का सामान करे, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसे मर्द भी मिले होंगे जिनके साथ औरतों ने ज्यादती की, एक्सप्लॉइट किया, यूज किया, अब्यूज किया, या नहीं मिले? ये बहुत सारे मिले और मेरा ख्याल है कि उन पर भी कहानी लिखी जानी चाहिए और शायद लिखेंगे भी। एक बहुत अच्छी गुफ्तगू, एक बहुत अच्छी महफिल जिससे आप महसूस हो रहे थे। मैं जावेद साहब का, मुनीदा आपा का, असलम भाई का, हमारे खास सामीन गनी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उस महफिल में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जावेद साहब बहुत जल्द अफसाने के बाद अब नावल की तरफ भी आएंगे और नावल भी लिखेंगे। वैसे बहुत जल्द इनका एक खाका मजबूआ भी आने वाला है। आप हमें अपने कमेंट में बताइए कि आप जावेद साहब के कौन से अफसाने पसंद करते हैं। खास करके अगर आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको कौन सा किरदार, कौन सा अफसाना पसंद आया, तो हमें खुशी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट पे मैं ज़रा जोर दूंगा, कमेंट करेंगे तो हमें खुशी होगी। हम जानेंगे कि अगली बार आप और किसको सुनना चाहते हैं। हम एक बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।